हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टीचर सेलेक्ट एकेडमी पे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में 2-3 पोएट्रीज को डिस्कस कर चुके थे, अब बाकी के पोएट्री सेक्शन को डिस्कस करते हैं जो आपके टीचर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैं बताया था पिछले क्लास में ही, अभी पहले हम लोग पोएट्री को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पोएट्री है और पोएट्री के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। पोएट्री बेसिकली हम पोएम्स को बोलते हैं। और आज हम लोग जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं वह विलियम ब्लैक साहब का पोएम है। और विलियम ब्लैक साहब जो पोएम लिखते हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 पोएम्स को गिवन किया गया है। 2 पोएम है और दोनों के दोनों पोएम जो हैं अलग अलग कंट्राडिक्शंस को बताते हैं। इसमें 2 पोएम में एक लिखा गया सर द लैम्ब और दूसरा लिखा गया सर द टाइगर। तो बेसिकली यह टाइगर वर्ड जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे सर कि ये जो टाइगर वर्ड गिवन है, इस टाइगर का मतलब कोई अलग सा टाइगर नहीं होता है जो हमारे माइंड में मैप बन रहा होगा। अभी जिस टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ, रियल में बेसिकली यह कुछ इस तरीके से होना है, जिसे हम अपने इंडिया में बाघ वगैरह के, चीता वगैरह के नाम से जानते हैं सर। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं दोनों पोएम्स को। तो दोनों पोएम्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। इनके बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ सर आपको, तो 1 मिनट जरा रुकेंगे सर। चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पोएम लिखा हुआ है सर, आप देख पा रहे होंगे सर। तो 2 पोएम्स है यहाँ पे और दोनों पोएम जो है सर बेसिकली कुछ कंट्राडिक्शंस को बता रहे हैं। और क्या क्या कंट्राडिक्शंस है उसको भी हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं सर। आइए चलिए बिना किसी देरी के हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो कंट्राडिक्शन है सर, थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं सर। आप अगर पोएम को देख पा रहे होंगे तो पोएम हमारे सामने कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का पोएम है, द टाइगर एंड द लैम्ब। ठीक है सर। तो सबसे बड़ी बात है कि सर हम पहले टाइगर को जानते हैं कि टाइगर क्या होता है बेसिकली, लैम्ब किसको बोला गया है, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे सर। तो वही टाइगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया सर। तो बेसिकली यह कोई और टाइगर नहीं है, यह वही वाला टाइगर है जिसको मैं और आप हम लोग सब जानते हैं, जिसे बेसिकली हम किंग ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट। और बेसिकली यहाँ पे लैम्ब लिखा गया, तो लैम्ब का मतलब बेसिकली यहाँ से सीप से है। सीप का मतलब वही भेड़ का जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बेसिकली, वह भेड़ वाली बात है। भेड़िया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भेड़ कह रहा हूँ, भेड़ के बच्चे को। और यहाँ पे राइटर किस तरीके की कंट्राडिक्शंस की बात करते हैं उनको भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि फ्रॉम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस स्विंग टू कंट्ररी एट स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। बाबू यह लिखा गया था 1789 में, 1789 में इस पोएम को लिखा गया है, पब्लिश्ड किया गया है। और बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के, जैसे कि अगर आप लैम्ब को देखें तो यदि आपने लैम्ब को देख रहे होंगे तो लैम्ब लिया गया है फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। और टाइगर की अगर मैं बात करूं तो टाइगर को लिया गया है सर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। अगर 2 लैंग्वेज में डिस्कस करना चाहें तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है बेसिकली गुड मूड को रिप्रेजेंट करता है, गुड मूड को। और टाइगर जो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जिसको मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली बैड मूड को एक्सप्रेस कर रहा है कि बैड मूड क्या होता है। और दोनों के दोनों बीच में सर कुछ कंट्राडिक्शन बताया गया है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है, कंट्राडिक्शन बताया गया है। कंट्राडिक्शन का मतलब, स्पेलिंग गलत हो गया सर, कंट्राडिक्शन को बताया गया है। और ये बेसिकली जो कंट्राडिक्शन है सर एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि सेंस जो आ रहा है इस पोएम का, जो भी सेंस हमारे सामने और आपके सामने एक्सप्रेस होगा, और वो सारा का सारा जो सेंस होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा।
कहने का मतलब सेंस यह है सर कि कुछ अच्छी अच्छी बातें इस पोएम में बताई गई, कुछ अच्छी अच्छी बातें इस पोएम में बताई गई हैं, और दी टाइगर में थोड़ा सा उसी को एक्सप्रेस करके मतलब कि गलत तरीका से एक्सप्रेस किया गया है। गलत तरीके का मतलब कि एक्सप्रेस करने का उनका तरीका गलत नहीं है, उनका मूड गलत नहीं है। मतलब कि दो चीज में, लैम्ब का मतलब होता है सर भेड़िया, और भेड़िए की बात करें तो हम सबको या फिर किसी भी क्रिएचर्स को, जैसे कि हमारे पास लिविंग होते हैं, जितने भी क्रिएचर्स होते हैं सबको भगवान ने बनाया है, सबको खुदरत ने बनाया है। और उस खुदरती में, और उस खुदरत की बात अगर हम करें तो उसी दरम्यान में हमारे गॉड ने कुछ अच्छे अच्छे क्रिएचर्स को बनाया। गॉड जब बनाए तो दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। जैसे कि हम इंसानों की अगर बात करें तो भगवान ने हमें बनाने में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया। जब कोई भेदभाव नहीं किया तो हम सभी को भगवान ने बनाया, तो भगवान ने यह सोचा कि यह जो इंसान धरती पे जाएगा, अपने ड्यूटीज को करेगा, अपने मोरल ड्यूटीज को करेगा, अपने कामों को करेगा, जो भी काम करेगा अच्छे से करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हुआ। भगवान ने चाहा कि इंसान जो अपने क्रिएचर्स हैं ये काम अच्छे से करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही यहाँ पे जो एक्सप्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यह जो क्रिएचर्स है, एक जो लैम्ब है, लैम्ब का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ सर, शीप अर्थात भेड़ से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो भेड़ है कितना सॉफ्ट होता है, इसके हम लोग इनके कपड़े को, इनके जो ऊपर का वो जो होता है खाल होता है, अर्थात ऊपर का जो वोल्फ होता है, ऊपर का जो इसके बॉडी का भौवा होता है, ऊन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ऊन के रूप में इस्तेमाल करने का सेंस ये आता है कि सर उसका यूज हम लोग वस्त्र बनाने के लिए करते हैं, एटसेट्रा, और सारी भी चीज़ों के लिए हम करते हैं। अब बात आ जाती है कि सर इसका यूज़ तो हम ये करते हैं, और यह हार्बीवरस एनिमल होता है, और साथ ही साथ सर इसका यूज किसी भी तरीके का इसका किसी जानवर को हार्म नहीं पहुंचाना, अच्छे तरीके से इसका बिहेवियर होता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन सर अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर बेसिकली सारे एनिमल्स इससे डरते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भगवान ने बनाने में किस तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, तो सर इस भेदभाव के बीच में जो भगवान ने, एक ही भगवान है जिन्होंने सारे क्रिएचर्स को बनाया है, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि अपने ही हाथों से भेड़ को भी बना दिया और अपने ही हाथों से टाइगर को भी बना दिया। सर भेड़ कितना कोमल एनिमल होता है, और तो और इसके जो मतलब कि यह हम सभी के लिए यूजफुल होता है, हम इसको टेम करते हैं, इस सभी को हम डोमेस्टिक एनिमल बना लेते हैं और इनके साथ हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन सर उसी एनिमल को, तो टाइगर को भी तो भगवान ने ही बनाया, और भगवान ने बनाया उस टाइगर को, और टाइगर को भगवान ने बनाया, और उस टाइगर में और इस लैम्ब में, अर्थात जो क्रिएचर एक दूसरा है, जिसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। आइए पढ़ लेते हैं सर। ओरिजिनली published with a illustration as a sort of comic book। ये जो पोएम है दोनों का दोनों, ये पहले इलस्ट्रेशन के माध्यम से, अर्थात अच्छे अच्छे फिगर्स के माध्यम से एक्सप्रेस किया गया था एज अ सॉर्ट ऑफ कॉमिक बुक। कॉमिक बुक में इनको सबसे पहले एक्सप्रेस किया गया सर। कॉमिक बुक में एक्सप्रेस करने के बाद बात आती है सर, कॉमिक बुक में इसको एक्सप्रेस किया गया था। दीज पोएम्स आर फ्रॉम 2 सेक्शंस, जैसे कि मैंने बताया 2 सेक्शंस में बांटा गया है पोएम को। द लैम्ब फ्रॉम द इनोसेंस, लैम्ब जो है इनोसेंस से लिया गया है सर, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। द टाइगर फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और टाइगर को जो लिया गया है वह सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। ब्लेक यूजेस द शॉर्ट, ब्लेक जो है, विलियम ब्लेक इन दोनों का बहुत छोटे तरीके से यूज करते हैं। सिंपल लिरिकल पोएम्स टू मेक द कमेंट्री, और इस पोएम में कमेंट्री किया गया है ऑन हिज कंटेम्प्ररी सोसाइटी, समाज में जिस तरीके का हमारा एटमॉस्फियर होता है। जैसे लैम्ब की अगर हम बात करेंगे तो लैम्ब के प्रति हमारे दिल में अच्छा सा इमोशंस आएगा, लेकिन टाइगर की बात करेंगे तो टाइगर के लिए हमारे दिल में किसी भी तरीके का इमोशंस नहीं आएगा, अर्थात इमोशंस नहीं बल्कि फियर आएगा। फियर को मतलब हम हिंदी में बोलते हैं डर आएगा। तो बोल रहे हैं कि आखिर समाज में इस तरीके का डर कैसे बना दिया गया। आगे देख लेते हैं सर। नेक्स्ट हमारे सामने निकल कर आता है, और नेक्स्ट बोला गया है क्या, नेक्स्ट बोला गया सर, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा।
नेक्स्ट बोला गया है क्या सर, नेक्स्ट बोला गया है क्या कि स्पेशली वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड हाउ इट अराइजेज इन दीज पोएम्स। अब जिस तरीके की समाज में कुछ बुराइयां होती हैं उसी तरीके से इस पोएम में डिस्कस किया गया है। अब इस पोएम को सर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे सर लिखा गया है लैम्ब। लैम्ब का मतलब फिर से मैं बता देता हूं, लैम्ब का मतलब होता है सर शीप। शीप का मतलब आप जानते होंगे सर, शीप का मतलब भेड़, भेड़ है सर। आइए तो इसके भाई राइमिंग स्कीम को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। इसको थोड़ा सा, चूंकि अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर पे ले आते हैं सर जी। देखिएगा, द लिटिल लैम्ब हु मेड दी, कह रहे कि हे छोटे मेमने, हे छोटे भेड़िए के बच्चे, तुम्हें कौन बनाया, तुम्हें किसने बना दिया। लिटिल लैम्ब हु मेड दी का मतलब यहाँ पे यू से है। कह रहे कि हे छोटा छोटा मेमना, हे छोटी भेड़िया, आखिर तुमको किसने बनाया। यहाँ दी का मतलब यहाँ पे यू है सर। प्रॉपर दिख रहा है ना सर, देख लें जरा जी, सब कुछ ठीक है, क्लियर है जी सर, एवरीथिंग इज ओके। तो बोल रहा है कि लिटिल लैम्ब, लैम्ब का मतलब फिर से बता देता हूं भेड़िया है। हु मेड दी, तुम्हें किसने बनाया, तुमको तुम्हारी संरचना, तुम्हारी बॉडी का शेप तुम्हें किसने बनाया। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया कि डॉस्ट दाउ नो हुड मेड दी, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें, फिर से यू वर्ड का यूज किया गया है सर दी में। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ऐसा ऐसा आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई ये ऐसा ऐसा जो पोएम है सर, ये सारे के सारे मैं बता देता हूं, ये दोनों पोएम को लिखा गया सर ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। और इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग। ये कब आया था सर, ये हम मिडिल इंग्लिश में आया था। मिडिल इंग्लिश का एरा कब माना जाता है सर, 1150 से 1500 एडी तक एरा माना गया सर। तो बोल रहे हैं कि डॉस्ट दाउ नो हु मेड दी, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा संरचना तुम्हें बनाया किसने है, तुम्हें बनाया किसने है। गिव दी लाइफ बीड दी फीड, बोल रहे हैं कि तुम्हारा जीवन किसने तुम्हें दिया। बोल रहे हैं कि बीड दी फीड, और ये जो तुम घासें खाती हो, ये जो तुम भोजन करती हो, फीड का मतलब भोजन करना, ये जो तुम भोजन करती हो आखिर तुमने किसने सिखाया। बाकी सारे एनिमल्स, जो टाइगर की बात करेंगे तो टाइगर मांस खाता है, लेकिन तुम ये फीड मतलब कि तुम एक घास क्यों खाती हो, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बाय द स्ट्रीम ओवर द मीड, कह रहे कि नदी के आसपास में जो छोटे छोटे घास ऐसे ऐसे उगे रहते हैं, इस घास को आखिर तुम कैसे खा लेते हो। आखिर तुमको किसने बताया कि तुम्हारा जो भोजन है, तुम्हारा जो फीड है वह नदी के किनारे, स्ट्रीम का मतलब रिवर से है, इस रिवर से है कि रिवर के किनारे जो घास हरे हरे ग्रीनरी जो दिख रहे हैं, आखिर किसके वजह से, कौन तुम्हें बताया कि तुम उस चीज को खाते रहते हो। आगे बोला गया कि गेव दी क्लोथिंग और डिलाइट, कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर के ऊपर जो तुम्हारा क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग आप समझते होंगे सर, जैसे कहने का सेंस यह है, आप देखते होंगे भेड़ को, तो भेड़ को देखते होंगे तो भेड़ जो होता है बेसिकली आपने देखा होगा कि उसके जो वस्त्र होते हैं उसके ऊपर जो उसका भौवा होता है, वो भौवा जो होता है थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है दिखने में, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो वही बोल रहे हैं क्या कि गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, इतनी अच्छी खूबसूरत वाला तुम्हें क्लोथिंग किसने दे दिया, इतना अच्छा तुम्हें वस्त्र किसने ला के दी। अब आगे बोला गया कि सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वुली ब्राइट, और जो तुम्हारे क्लॉथिंग्स है, जो तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम अपने ऊपर पहनते हो, जो अपने ऊपर तुम धारण करते हो, आगे बढ़ रहे हैं, जो धारण करते हो उली है। उली का मतलब होता है सर ऊनी है,
अब बोल रहे हैं कि ब्राइट, और वह चमकदार है और चमकते भी रहता है। आगे लिखा गया है कि गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, आखिर तुम्हें किसने इतने अच्छे टेंडर वॉइस, मतलब कि चहचहाने वाले वॉइस, बहुत ही खूबसूरत वॉइस को आखिर तुम्हें किसने दिया। आखिर इस खूबसूरती का राज क्या है, आखिर इतनी अच्छी आवाज तुम अपने कैसे निकाल लेते हो। अब अगर आवाज की बात करें सर, तो आप देखते होंगे आवाज किसके, आवाज को, टाइगर के आवाज को, हाँ ऐसे करके बोलता है। अब टाइगर जब बोलता है तो सर लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर कोई भेड़िया का बच्चा, भेड़िया नहीं, भेड़ का अगर कोई बच्चा या फिर कोई मेमना बोलता है तो लोग डरते नहीं है। तो वही बोल रहे हैं पोएट राइटर विलियम ब्लेक साहब कि आखिर तुम्हें इतने अच्छे क्रिएचर जिसने भी तुम्हें बनाया है, आखिर कैसे बनाया कि तुम समुद्र नदी के किनारे तुम घास खाते हो और वह जो भोजन करते हो, तुम्हारे ऊपर अच्छे कलर का क्लॉथिंग है, और जो तुम्हारा क्लॉथिंग है वुली क्लॉथिंग है। आगे बोला गया ब्राइट है, चमकदार है, तुम्हारे जो वॉइस है बहुत अच्छे हैं, टेंडर वॉइस है, मेकिंग ऑल द वॉल्स रिजवाइस, और जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज के वजह से वॉल्स, वेल्स का मतलब होता है वहां पे वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, वैली, ठीक है सर। अब बोला गया कि रिजवाइस, इसमें अलग तरीके की खुशी आ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे करें, लिटिल लेम हु मेड दी, हे लिटिल लेम, हे छोटी भेड़िया तुम्हें किसने बनाया। डस्ट दाउ नो हु मेड दी, क्या तुम जानना चाहोगे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया। यही ऊपर वाला 2 लाइन रिपीट हुआ है सर। आगे बोला लिटिल लैम्ब आई टेल यू दी, बाबू ऊपर यहां से लेकर यहां तक जो हम पोएम डिस्कस कर रहे थे मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक पोएम में क्वेश्चन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक सबके सब में क्वेश्चन किया गया है, ठीक है सर। यहां से, ठीक, यहां से नहीं, यहां तक में क्वेश्चन किया गया है, और क्वेश्चन किया गया है, और क्वेश्चन का जब राइटर को, विलियम ब्लेक साहब को जवाब नहीं मिल पाता है तो इस क्वेश्चन का जवाब वो खुद से देते हैं। आइए देख लेते हैं सर उसको भी। चलिए, देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है, देखेंगे सर, कह रहा है क्या कि लिटिल लैम्ब आई विल टेल दाई, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं छोटी भेड़िया, तुम्हें किसने शेप दिया है, तुम्हें किसने बनाया है, मैं तुम्हें बताता हूं। आई विल टेल दी, तुम्हें, दी का मतलब फिर से बता देता हूं सर, यू से है। बोले कि मैं तुम्हें बताता हूं, बोले कि ही इज कॉल्ड बाई दाई नेम, कह रहे हैं कि जो तुम्हें नाम दिया है, जो तुम्हें पुकारता है, वह कोई और नहीं है, वह गॉड है। गॉड, ही वर्ड किसके लिए आया है सर, तो गॉड के लिए। करें कि गॉड ने तुम्हें बनाया है, गॉड ने ही तुम्हें तुम्हारा नाम दिया है। आगे बोला फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, करें कि भगवान ने ही, जीसस ने ही, क्रिश्चियन फैमिली में जिसको हम जीसस बोलते हैं सर, जीसस बोलते हैं, कह रहे हैं कि यही गॉड ने तुम्हें बनाया है, और यही गॉड जो है तुम्हें खुद से ही, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद, वह खुद ही तुम्हें लेम कह के बुलाते हैं। तो लेम कह के तुम्हें खुद ही बुलाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया तुम्हें लेम कहता है। ही इज मीक, ही इज माइल्ड, कह रहे कि वह कितने अच्छे हैं जिसे तुम्हें बनाया है, वह कितना कोमल होगा जिसे तुम्हें बनाया है। बोल रहे हैं कि ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, कह रहे हैं कि वह खुद एक अच्छे बच्चे होंगे, तब जाके तुम्हें इतना अच्छा अवतार दिए, तुम्हें इतना अच्छा शेप और रूप दिए। आगे बढ़ते हैं, आई अ चाइल्ड दाऊ अ लेम, कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं बच्चा हूं। अब पोएट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं सर कि ये पोएट जो है विलियम ब्लेक साहब एक छोटे से लेम्ब अर्थात एक छोटे से भेड़िए के साथ वो खेल रहे हैं, और भेड़िए के साथ खेल रहे हैं और वही भेड़िया जो है उनके साथ खेल रही है। तो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मैं बच्चा हूं उसी तरीके से तो तुम भी बच्चे हो। आगे बोले कि वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, और उसे जो हम पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं जिस नाम से भगवान ने तुम्हें पुकारा है। बोलते हैं लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, हे लिटिल लैम, हे छोटे भेड़िए तुम्हें भगवान आशीर्वाद दे,
लिटिल लैम्ब, लैम्ब गॉड ब्लेस दी, हे भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, लिटिल लैम्ब हे छोटी क्रिएचर्स, हे छोटी भेड़िए तुम्हें भगवान क्या दे तो ब्लेसिंग्स दे, ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। चलिए सर थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात होती है सर इसमें पूछने वाला चीज, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम की बात करें सर तो अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो खैर पता होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं सर थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी रुक जाएंगे सर, मैं आपको बता देता हूं। राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम की अगर बात करेंगे सर तो यहाँ से आ जाते हैं सबसे लास्ट से हम लोग। तो राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम बेसिकली वर्ड जो होता है लास्ट वर्ड के हिसाब से डिसाइड होता है। लास्ट वर्ड को अगर आप फोकस करेंगे तो लास्ट वर्ड इसका जो भी साउंड आता है इसके साउंड पे, साउंड के बेसिस पे डिसाइड होता है। यहाँ देख रहे होंगे दी और दी एक तरह का साउंड है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए और इसके लिए भी लिखेंगे ए। यहाँ फीड और मीड साउंड एक जैसा है, लिखेंगे बी बी। यहाँ लिखा गया डिलाइट और ब्राइट, डिलाइट सी सी। वॉइस रिजवाइस डी डी। फिर से वही चीज यहाँ पे देख सकते हैं सर दी दी, तो फिर से वही चीज आ गया सर ए ए ए, फिर से दी आया ए ए। नेम लैम्ब माइल्ड चाइल्ड, नेम यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर लैम्ब और नेम, दो चीज में थोड़ी सी डाउट है सर। अगर इसको हम देख पा रहे हैं तो लिखा गया सर टेल दी नेम लैम्ब, थोड़ा सा हम इसको देख पा रहे हैं। यदि अच्छे से देखें तो लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, दोनों लाइन सेम रिपीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेम लैम्ब 4, तो यहाँ पे हमने डी किया ना तो ई कर लेंगे ई। ए हो गया सर एफ, ई हो गया जी, ए हो गया जी, लैम्ब है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं सर नेक्स्ट। नेक्स्ट नेम, नेम के लिए हमने यहाँ देखा था सर, तो नेम के लिए हमने क्या लिखा था सर, तो आपने कहा ई लिखा था दी ए और ए। अगर इसको लिखेंगे सर अच्छे से तो आप 4 पैराग्राफ के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं और इसको 1 बाय 1 करके आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली राइमिंग स्कीम हुआ। और राइमिंग स्कीम ऐसे हुआ सर, तो विलियम ब्लेक की हम पोएम पढ़ रहे थे, इसमें 2 पोएम को जैसा कि सर ने बताया कि 2 पोएम लिखा गया है और दोनों पोएम को 1 बाय 1 करके डिस्कस करना था। तो अब हम आ जाते हैं सर इस पोएम को डिस्कस करने के लिए, जिस पोएम का नाम है सर टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। नेक्स्ट पोएम वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए पोएम को देखते हैं बिना किसी देरी के सर। तो लिखा गया द टाइगर, द टाइगर। तो अभी हम पढ़ रहे थे सर लैम्ब के बारे में। लैम्ब बेसिकली कौन था, तो लैम्ब के बारे में आपको बताया गया कि लैम्ब बेसिकली कुछ और नहीं था, लैम्ब बेसिकली जो एक था भेड़ था। और भेड़ वाले पार्ट को हम अगर बोलें
उसको हम भेड़ कह के डिनोट कर रहे थे। भेड़ बोले तो हम बेसिकली उसको लेम्ब कह रहे थे, लेम्ब कह के बोला जा रहा था। लेम्ब, लेम्ब का मतलब बेसिकली भेड़ ही है, जिसे हम और आप मेमने के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अब डिस्कस करना है सर टाइगर के बारे में, टाइगर के बारे में। तो आप अगर ईमानदारी से अगर बोलें तो भेड़ के बारे में कौन नहीं जानता है सर। भेड़ की अगर बात करें तो बेसिकली यह इनोसेंट होता है सर, इनोसेंट होता है। और यह जो टाइगर है बहुत ज़्यादा खूंखार होता है, यह एक डेंजर प्राणी है। तो कह रहे हैं कि आखिर गॉड ने, अगर दोनों को गॉड ने ही अगर बनाया, गॉड को, लैम्ब को भी गॉड ने बनाया, टाइगर को भी अगर गॉड ने बनाया, तो दोनों क्रिएचर्स में आखिर गॉड ने अर्थात भगवान ने किस तरीके की कल्पना की होगी, किस तरीके का उसका धारणा होगा, क्या सोच होगा, किस तरीके की वह सोच रखता होगा कि दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, बनाया, दोनों के अंदर जान डाला, दोनों के अंदर सारी चीजें डाली। लेकिन बोल रहे हैं कि जान वगैरह तो डाला ही गया, लेकिन अब हम बात कर ले इसकी तो यह इतना इनोसेंट है और यह इतना डेंजर है। तो दोनों में कंट्राडिक्शन है। अब पढ़ लेते हैं सर। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ दैट नाइट। करें कि हे टाइगर टाइगर, टाइगर जो है, टाइगर जो होता है सर बर्निंग ब्राइट, अब इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट मतलब कि रात के अंधेरे में भी टाइगर का जो बर्निंग ब्राइट होता है, टाइगर का जो एक उसका जो वो होता है, बोले तो उसके ऊपर का जो आवरण होता है, जैसे ने आपने टाइगर को देखा होगा, टाइगर को अगर आप देखे होंगे सर, तो टाइगर के ऊपर जो उसका येलो कलर का उसका पूरा का पूरा बॉडी होता है, ऊपर से ब्लैक तरह का स्ट्रिप होता है। अब उसमें क्या होता है, ब्लैक स्ट्रिप में येलो कलर जो होता है रात्रि के अंदर भी चमकता है। तो वह बोल रहे हैं कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, हे टाइगर, हे टाइगर, रात के अंधेरे में जब तुम जंगल में टहलते हो तो तुम्हारे जो गोल्डन कलर का स्ट्रिप है, गोल्डन कलर का तुम्हारा जो बॉडी के ऊपर का जो पार्ट्स है, बॉडी के ऊपर का जो भौवा है, वह बर्निंग ब्राइट ऐसे चमकता है जैसे समझो कि जंगल में आग लगा दिया हो। आग लगाने का सेंस यहाँ पे यह होता है कि जब टाइगर इस तरीके से चलता होगा, जब अपने पूरे के पूरे इसमें चलता होगा, किसमें सर, उसमें चलता होगा, जब उसमें किसमें बोले तो जंगल में जब टहलता होगा, चलता होगा, तो पूरे के पूरे जंगल में तहलका मचा देता होगा, पूरे एकदम डर जाते होंगे सारे लोग। और बोल रहे कि व्हाट इमोर्टल हैंड्स और आई, कह रहे कि आखिर कौन इमोर्टल मतलब होता है अमर, कौन अमर हाथों ने और आंखों ने तुम्हें बनाया होगा। आगे बोल रहे कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति तुम्हें बनाया होगा, क्या गॉड ने अगर तुम्हें बनाया होगा तो गॉड को बनाते वक्त, तुमको फ्रेम करते वक्त, तुम्हारा आवरण देते वक्त, तुम्हारा रूप रंग ढालते वक्त उसको थोड़ा सा भी फियरफुल, थोड़ा सा भी डर उसके अंदर नहीं लगा, थोड़ा सा भी वह नहीं डरा। आगे बोला इन व्हाट डिस्टेंस डीप और स्काईज, बोल रहे हैं कि जब वह तुम्हें बना रहा होगा तो पूरे के पूरे स्काईज में, पूरे के पूरे बादलों में, पूरे के पूरे बादलों में दूर दूर तक ऐसी आवाज आई होगी कि यह कैसा क्रिएचर है जो इतना डेंजर दिख रहा है। बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें बनाया होगा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें बनाया होगा, बर्न द फायर ऑफ दाई नाइट, दाइन आईज, कह रहे हैं जो व्यक्ति बनाया होगा क्या उसके आंखों में तुम्हारी आग से वह नहीं जला होगा, तुम्हारा जो डर है बनाने वाले व्यक्ति के और भगवान के अंदर नहीं आया होगा, क्या भगवान तुमसे नहीं डरता है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, कह रहे कि वह किस, विंग्स का मतलब होता है पंख, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, कह रहे कि वह तुम्हें बनाने के लिए किस पंखों से उड़कर कैसे उड़ा होगा और किस तरीके से उड़कर तुम्हारे लिए वह हिम्मत लाया होगा और तुम्हें निर्माण किया होगा, तुम्हें शेप और तुम्हें रूप दिया होगा। आगे बढ़ते हैं व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, क्या उसके हाथ में अगर डेयर आया होगा, हिम्मत आया होगा, तो तुम्हारे फायर के वजह से, तुम्हारे दहशत के वजह से, तुम्हारे डेंजर के वजह से वह सीज नहीं हुआ होगा, वह डरा नहीं होगा। ऐसी कल्पना है पोएट की।
बोल रहे एंड व्हाट सोल्जर्स एंड व्हाट आर्ट, कह रहे हैं कि अपने कंधों पे वह किस तरीके से तुम्हें एक अच्छा शेप दिया होगा, कैसा आर्ट दिया होगा, could twist the साइंस ऑफ दाई हर्ट, उसके दिल में भी लग रहा है तुम्हें बनाते वक्त ट्विस्ट किया होगा, उसका भी धड़कन दहला होगा, वो भी डरा होगा, निश्चित ही डरा होगा। जब इंसान या फिर कोई व्यक्ति तुम्हें देखता है तो डर जाता है, तो क्या बनाने वाले व्यक्ति के अंदर डर नहीं लगा होगा। एंड वेन दाई हर्ट बिगिन टू बीट, कह रहे हैं कि जब तुम्हें बना देने के बाद जब तुम्हारा बोले तो टाइगर का तुम्हारा जो हार्ट बीट जब बिगिन हुआ होगा, तुम्हारा जो हार्ट बीट है, जो तुम्हारा धड़कन की जो हार्ट बीट जब बढ़ा होगा, तो वॉट ड्रेड हैंड वॉट ड्रेड फीट, तो उसकी भी जो हाथें होंगी वह डर गई होंगी, उसकी जो पैर होंगी वह भी डर गया होगा। एंड वॉट द हैमर वॉट द चेन, कह रहे कि किस हैमर से जो भी व्यक्ति तुम्हें बनाया है, किस हथौड़े का प्रयोग किया गया होगा तुम्हें बनाने के लिए, किस हथौड़े का प्रयोग करके तुम्हें बनाया गया होगा। इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, कह रहे कि तुम्हें किस फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, किस भट्टी में तुम्हें एक शेप दिया गया होगा और किस भट्टी में तुम्हें जलाकर तुम्हें बनाया गया होगा, तपाया गया होगा। वॉट द एनविल, एनविल का मतलब होता है निहाई। निहाई सर अगर आप जानते होंगे, सभी बच्चे अगर आप जानते होंगे निहाई किसको बोलते हैं, तो सर निहाई उसको बोलते हैं जिस पर रख के हम लोग किसी चीज को हथौड़े से मारते हैं, पीटते हैं और उसको आकार देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो व्हाट डिड ग्रेप्स, बोल रहे हैं कि किस तरीके का ग्रेप्स वो बनाते वक्त उसको पकड़ा कैसे होगा, उसकी मुट्ठी में कैसे तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारी बॉडी का शेप साइज, तुम्हारा रूप रंग आवरण कैसे उसके हाथ में आया होगा। आगे बोल रहे हैं कि डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लेप्स, कह रहे कि तुम्हें बनाना साधारण बात नहीं है, वह भी डर गया होगा, उसके अंदर भी टेरर आया होगा, उसके अंदर भी डरने की क्षमता आई होगी, वह भी डर गया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस व्यक्ति का मैं निर्माण कर रहा हूँ, जिस टाइगर का मैं निर्माण कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह टाइगर जो है सर, कि टाइगर अपना क्या कर ले सर, टाइगर थोड़ी देर के बाद वह जिंदा हो जाए और जिंदा होकर हमें खा ले। इस बात का टेरर उसके अंदर आया होगा, इस बात पे वह डरा होगा। आगे बढ़ते हैं तो व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, और स्टार्स जब देखे होंगे तो स्टार्स भी डर गए होंगे। थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्स हेवन विथ देयर टीयर्स, कह रहे हैं पोएट बोलते हैं कि भगवान ने जिसको भी बनाया है, जिस टाइगर को बनाया है, उसका रूप रंग आवरण, उसकी जो रूपरेखा है इतनी डरावनी है, इतनी डेंजर है, इतना डेंजर है। व्हेन द स्टार्स, जब स्टार्स ने उसे देखा होगा, तारे देखे होंगे, डाउन देयर स्पेयर्स, उसको नीचे में देखे होंगे, अरे तरीके इतना खूंखार एनिमल कैसे आ गया। एंड वाटर्स द हेवन विथ देयर टीयर्स, और पूरे के पूरे जब स्टार्स देखे होंगे तो पूरा हेवन, पूरा का पूरा जन्नत उसके आंसुओं से भर गया होगा, वह भी डर गया होगा। कहने का सेंस यह है कि अभी थोड़ी देर के पहले पोएम में हम डिस्कस यह कर रहे थे एक लेम्ब के बारे में। लेम्ब हॉर्बीवरस, उससे कोई जानवर नहीं डरता है। अभी जिस एनिमल की बात हम कर रहे हैं, टाइगर की, जिससे सब कोई डरता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सब के सब लोग डरते हैं सर, और सब के सब लोग डरते हैं और सब के सब लोग एकदम दहशत बना रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सर वह हमें सर हमें पूरा का पूरा वह क्या कर दे सर, पूरा का पूरा हमें खा जाए। इस बात का डर तो सबके अंदर बना रहता है सर। तो वही पोएट बोल रहे हैं क्या कि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा आखिर हो भी रहा था तो कैसे और क्यों हो रहा था ऐसे। आगे बढ़ते हैं कि डिड ही स्माइल डिड हिज वर्क्स टू सी, क्या वह अपना काम करते वक्त उसके अंदर डर नहीं लगा होगा, वह मुस्कुराते हुए बनाया होगा। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, कह रहे हैं कि क्या वह वही इंसान है हु डिड ही हु, क्या वह वही इंसान है मेड द लैम्ब मेक दी, जिसको तुमने मतलब कि इस टाइगर को बनाया है। क्या वही इंसान या वही गॉड जो है, क्या वही गॉड है जिसने सर इस टाइगर को बनाया है।
क्या वही वह इंसान है? क्या वह वही गॉड है जिसने सर लैम्ब को बनाया है और जिसने सर टाइगर को बनाया है? तो हाँ, यह वही गॉड है जिसने सर टाइगर को भी बनाया, जिसने लैम्ब को भी बनाया। लैम्ब बहुत ही इनोसेंट एनिमल, टाइगर बहुत ही डेंजर एनिमल। तो दोनों को भगवान ने ही बनाया है, दोनों को भगवान ने बनाया है। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, हे टाइगर, हे टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। हे टाइगर, जब तुम रात्रि के समय में, जब तुम्हारे ऊपर ये जो बर्निंग स्ट्रिप्स होता है, जब तुम चलते होगे फॉरेस्ट में, जंगलों में, तो तुम्हारे ऊपर का जो ये बर्निंग स्ट्रिप्स, जिसे येलो स्ट्रिप्स हम बोलते हैं, वह एकदम दहकते हुए आग की तरह चल रहा होगा। व्हाट इमोर्टल हैंड और आइज, कौन ऐसे इमोर्टल हाथ, कौन ऐसे इमोर्टल आंखें ने तुम्हें बनाया है? डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, जिस व्यक्ति ने तुम्हें फ्रेम किया है, जिस व्यक्ति ने तुम्हें बनाया है, उसके अंदर हिम्मत की जरूरत रही होगी। वह हिम्मतफुल डेयरफुल आदमी रहा होगा और इस वजह से तुम्हारा निर्माण हुआ, इस वजह से तुम बने। तो अगर आप पोएम को सर सिमेट्रिकली अगर आप देखें तो एक सर टाइगर पोएम है, दूसरा पोएम है सर, दूसरा पोएम है सर जिसको हमने बोला सर लैम्ब। और दोनों में कंट्राडिक्शन बताया गया है सर। कंट्राडिक्शन ये बताया इनोसेंट, और कंट्राडिक्शन ये बताया गया सर कि ये बहुत ज़्यादा खूंखार। तो दोनों में अगर आपने देखा तो आपको पता चल गया होगा सर कि यह किस तरीके का पोएम था और पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। अगर हम बात कर लें सर कि इससे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं सर, तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जरा गौर फरमाएं सर, क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जरा 2 मिनट रुकेंगे सर। तो क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे, देखेंगे सर। एक तो सर हमारे पास एस्टेंजा दिया रहता है। एस्टेंजा जब गिवन होगा तो एस्टेंजा जो होगा सर वो पोएम का होगा। अब उसी एस्टेंजा से कुछ ऐसे एस्टेंजा दे देगा। अब उसी एस्टेंजा से गिवन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं और इसको बनाना बहुत आसान होता है और इसको लोग इजीली बना पाते हैं। लेकिन सर अगर एस्टेंजा नहीं देता है तो क्वेश्चन जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यूज आएगा और एमसीक्यूज बनाने के लिए प्रोवाइडेड आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। उसके लिए भी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। हाँ, पोएम जितना हम पढ़ा देंगे वह सफिशियंट है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पोएट्री है सर, हाँ सिलेबस में जो गिवन है सर, जिसको हमने अच्छे से सर डिस्कस करना है और उसको हम अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं। हाँ 2-4 दिन लगेगा सर, थोड़ा सा देर से जुड़ने के बाद ऐसा हुआ सर, देर से जुड़े। लेकिन सर अगर पहले जुड़े होते तो पूरा का पूरा सारी चीज़ें हम कवर अप कर पाते। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस। आगे बढ़ लेते हैं सर। एक पोएम को हमने डिस्कस किया सर, अब आ जाता है सर नेक्स्ट पोएम। देखिए सर, ये भी सर पोएम अच्छा पोएम है, समरी भी आज डिस्कस कर देंगे। चलिए तो पहले हम इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं सर। पोएट का नाम है सर स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। और एडमंड स्पेंसर की अगर हम बात कर लें सर, तो एडमंड स्पेंसर जो हैं, जिनका जन्म सर
1552 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1552 ईस्वी में हुआ था। और यह एन इंग्लिश पोएट थे, इंग्लैंड के रहने वाले पोएट थे सर। और इन्होंने सबसे पहली एक जो पोएम लिखा था फेरी क्वीन, इनकी जो फेमस पोएम है वह फेरी क्वीन सबसे ज़्यादा फेमस था। परियों की कहानी था, परियों की रानी की कहानी था। अगर मैं इस पोएम की बात करूं, जिस पोएम को हम लोग को पढ़ना है, उस पोएम की अगर हम बात करें तो ये पोएम जो है सर, थोड़ा सा इसकी भूमिका बना लेते हैं। ये पोएम डेडिकेटेड है सर बिलव्ड के लिए। बिलव्ड का मतलब क्या होता है सर? तो बात कर लें तो बेसिकली प्रेमिका को, प्रेमिका को डेडिकेटेड पोएम है। इनकी प्रेमिका, किसकी प्रेमिका? एडमंड स्पेंसर साहब की। ये सोनेट हम लोग को है। एक सोनेट का मतलब पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, सोनेट का मतलब होता है सर 14 लाइंस। जिस कविता में केवल और केवल 14 ही लाइंस रहे उसको बेसिकली हम सोनेट बोलते हैं। और एडमंड स्पेंसर साहब भी इसमें सोनेट ही है। और सोनेट को जो उन्होंने डिवाइड किया है 4 क्वांटेंस, 3 क्वांटेंस है, 4 4 और 2 की, मतलब कि 4 4 की 3 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है, और 2 का 1 स्टेंजा है। देख पा रहे होंगे सर। तो 4 4 8 4 12 12 2 14, तो वहीं 14 लाइंस की है सर। और इसी सोनेट को हमको डिस्कस करना है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सर, तो इस पोएम को मैं बीच में सेंटर में ले आता हूं सर, एडमंड स्पेंसर साहब की। चलिए, तो पोएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले सर। ये पोएम जो है सर, लाइक अ हंस्टमैन, अगर आप अपने सिलेबस में देख पाएंगे सर, तो लाइक अ हंस्टमैन एक पोएम है। और उसी पोएम को हम लोगों को डिस्कस करना है। और ये जो पोएम है सर, पार्ट ऑफ कुल मिला जुला के सोनेट नंबर 67 है। सोनेट नंबर सर, यह जो है जिस सोनेट को हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली यह सोनेट नंबर 67 सोनेट है, एडमंड एंड स्पेंसर साहब की। और इसमें जो पोएट हैं, ये जो पोएट हैं सर, बेसिकली अपनी बिलव्ड, जिस बिलव्ड की बात हम कर रहे हैं, जिनकी बिलव्ड हैं उसका कंपेयर एक डियर से, डियर का मतलब होता है हिरन से करते हैं, और हिरन से करते हैं। और अपने आप को एक हंसमैन बोलते हैं। हंसमैन का मतलब होता है हंटर। हंटर का मतलब आप समझते होंगे शिकारी से। तो पोएट जो है, जो बोलते क्या है सर, कि लाइक एज अ हंसमैन आफ्टर वेरी चेस, कह रहे कि मैं अपनी प्रेमिका का पीछा करता रहा, ठीक उसी तरीके से पीछा करता रहा जिस तरीके से एक हंट्समैन अर्थात जो व्यक्ति शिकार करता है, जो शिकारी होता है, जो अपने एनिमल्स को अपने या फिर अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने शिकार के पीछे भागते जाता है। मैं भी अपनी प्रेमिका का पीछा करता रहा। एक मेरी प्रेमिका थी जिससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत था। मोहब्बत इस कदर था कि इश्क और लहू दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता। मैं तेरा हो गया हूं और किसी का हो नहीं सकता। इस तरीके की मोहब्बत थी। किनकी सर? एडमंड स्पेंसर साहब की। अपनी पत्नी के लिए, अपनी बिलव्ड के लिए बोलते हैं कि लाइक अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस, कह रहे कि एक शिकारी की तरह, एक हंटर की तरह मैं उनका पीछा करता रहा, अपनी प्रेमिका का पीछा करता रहा। सब कुछ विजिबल है ना? अपनी प्रेमिका का पीछा करता रहा। सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्स अवे, यह देखकर मेरी प्रेमिका जो थी, मेरी प्रेमिका जो मेरी प्रेमिका थी, हमको देखकर हिम
एस्केप अवे, और बहुत दूर चली गई। मतलब कि जिस तरीके से शिकारी होता है, शिकारी को देखकर उसका जो शिकार अर्थात कोई एनिमल उससे दूर चला जाता है, इन द सेम वे एडमंड स्पेंसर साहब की जो बिलव्ड है, उनकी जो प्रेमिका हैं, वह नहीं चाहती हैं कि मैं अपने मतलब कि होने वाले अपने आशिक के पास जाऊं और उन आशिक के पास मैं जाकर उनसे मिलूं। सिट्स डाउन, और उनकी याद में उनको खोजते खोजते मैं वेरी हो गया था, थक गया था। अब उनकी याद में जाने के बाद क्या हुआ, सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम सेडी प्लेस। कह रहे हैं कि अब चलते 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 पीछा करते करते सिट्स डाउन, मैं थक गया तो मैं बैठ गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, हिम इन सम सैडी प्लेस। अब उनका इंतजार करते करते थक गया था, वह दूर इतने चले गए थे, हमसे इतने दूर चले गए थे कि मैं उनसे थक गया था। थकने के बाद मैं चुपचाप बैठ गया। विथ पेंटिंग हाउंड्स बिग्लूड ऑफ देयर प्रे, और उनके लिए मैं प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा। सो आफ्टर लॉन्ग परसूट एंड वेन ऐसे, कह रहे कि लंबे समय तक अथक प्रयास करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं थक गया था और मेरी जो मेहनत थी वह भी बेकार हो गई, वह भी बेकार हो गई, मैं थक गया था। एंड वेन आई ऑल वेरी हैड द चेस फॉर सुक, बोल रहे हैं इस तरीके से मैं चलते चलते इतना थक गया था अपनी प्रेमिका के याद में, अपनी प्रेमिका के लिए, कि वेन आई ऑल वेरी, जब मैं पूर्णतः थक गया, हैड द चेस फॉर सुक, तो मैंने क्या कर दिया, उनका पीछा करना छोड़ दिया। द जेंटल डियर रिटर्न्स द सेल्फ सेम वे, तो जिस रास्ते से मैं उनका दौड़े 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 पीछा करते करते गया था, उसी रास्ते से मेरी प्रेमिका, जब मैं बैठ गया थक के, जब थक के बैठ गया मुसाफिर, जब अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो पोएट बोलते हैं क्या कि जब हमसे नहीं हो पाया, द जेंटल डियर रिटर्न्स द सेल्फ सेम वे, तो जब मैं उनसे दौड़े दौड़े उनके पास चला गया, उनका पीछा करते करते, तो हमसे ना हो पाया। जब हमसे ना हो पाया, जब हम उनको देख नहीं पाए, जब हम उनसे नहीं मिल पाए, तो हुआ क्या, उनसे भी मेरी जो सेपरेशन थी, मेरी जो अलगाव था, उनसे भी देखा नहीं गया, वह भी रह नहीं पाई और वह भी रह नहीं पाई। तो लिखा गया क्या कि द जेंटल डियर्स, वह जो डियर थी, वह जो हिरन थी, फिर से डियर बोल देते हैं, डियर का मतलब होता है बिलव्ड, होता नहीं है, डियर का मतलब हिरन होता है, इसमें कंपेयर किया गया है। तो बोल रही है कि वह हिरन अर्थात मेरी बिलव्ड जो है, उनके अंदर भी आग लगा था। यह आग जो था सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर नहीं था, यह आग दोनों तरफ लगा हुआ था। यह आग मेरी प्रेमिका के अंदर भी लगा हुआ था, मेरी प्रेमिका भी मुझसे दूर नहीं होना चाहती थी। जाने मन मैं तुमसे दूर हूँ, बड़ी मजबूर हूँ, मेरे बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, न कुछ याद है। तो इस तरीके से सर बोलते हैं क्या कि द जेंटल डियर रिटर्न्स द सेल्फ सेम वे, वह जो जेंटल डियर थी जिसके पीछे मैं दौड़े दौड़े जाता था, एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आया, एक ऐसा समय आया कि वह जो डियर है, वह जो हिरन है जिसके पीछे मैं भटकता रहा, उसका इंतजार करते रहा, वह उसी रास्ते से फिर से क्या हो गई सर, वापस आ गई। थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट एट द नेक्स्ट ब्रूक, मैंने उन्हें देखा कि उनके अंदर भी एक तरीके का प्यास था। कैसी प्यास, तो प्यार का प्यास था। वह भी चाहती थी मुझसे मिलना और मुझसे अपने प्यार का इजहार करना। वह प्यार का इजहार करना चाहती थी, मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी और मिलना चाहती थी, लेकिन सर हमसे मिल न सकी। और इस वजह से यह जो प्यार था फाइनली वह मुझसे मिली। देयर सी बिहोल्डिंग मी विथ द मिल्डर लुक, करे कि दूर से उन्होंने देखा मुझे। सर पहले तो पोएट जो हैं अपनी प्रेमिका के पीछे हैं सर, अपनी प्रेमिका के पीछे हैं, अब उनकी जो प्रेमिका है सर, उनकी जो प्रेमिका है अब उन्हीं के पीछे हैं सर, डबल चोटी वाली ये जो महिला है, अब उनकी प्रेमिका जो है सर इन्हीं के पीछे पड़ी हुई हैं। पहले ई इनका पीछे, अब ई इनका पीछे,
तो कुल मिला जुला के कह रहे हैं पोएट कि देयर सी बिहोल्ड्स मी विथ द मिल्डर लुक, वह जो महिला है जो मुझसे मोहब्बत करती हैं, देयर सी बिहोल्डिंग मी विथ द मिल्डर लुक, वह मुझे देखती हैं, वह मुझे जानती हैं, वह मुझे पहचानती हैं और इस तरीके से वह मुझे प्यार करती हैं और वहीं से दूर से मुझे देख रही होंगी, दूर से मुझे आगोश में अपने लेने चाह रही होंगी। साउट नॉट टू फ्लाई, शायद ऐसा तो नहीं कि वह उड़ना चाहती हैं, मेरे पास आना चाहती हैं, बट फियरलेस स्टील डिड बाइड, लेकिन वह करे तो करे क्या, इतने दूर हैं कि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। टिल आई इन हैंड हर हेट हाफ ट्रेम्बलिंग लुक टुक, और मैं भी चाहता हूं उनसे मिलना, मैं भी उनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरी जो नज़र है उनको देखे तो कांपने न लग जाए। आगे बढ़ते हैं। एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड, और जब विथ हर ओन गुडविल, और उनके ही गुडविल पर हर फर्मली टाइड, और उनको मैं जाकर पकड़ लूंगा, और पकड़ूंगा तो इस बार जो पकड़ूंगा बहुत फर्मली से, बहुत सख्ती से पकड़ूंगा। आगे बढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं स्ट्रेंज थिंग मी सिम्स टू सी द बिस्ट शो वाइल्ड, कह रहे हैं क्या कि स्ट्रेंज, चाहे वह कितना भी अजनबी मुझसे क्यों ना हो, किसी तरह की तरीके से मुझसे अजनबी तरीके से, मी सिम्स टू सी ए बिस्ट टू सो वाइल्ड, आगे बोलते हैं कि सो गुडली वॉन विथ हर ओन विल बी ग्विल्ड। अब इस तरीके से सर बोलते हैं कि अब की जो प्यार हम फिर से मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। सर देखिए सर, इसमें ज़्यादा नहीं है, ये हो गया ख़त्म। अब इसको आप कहेंगे यदि तो इसको मैं सर आपके ऐप में इसको सर डलवा दिया जाएगा, ठीक है सर। इसको समरी को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। द लवर सेज अर्लियर माई कंडीशन वॉज लाइक अ हंटर, बोला ना सर सबसे पहले बोला गया कि पोएट जो हैं उनकी जो पोएट जो है सर, द लवर का मतलब यहाँ पोएट से ही है। द पोएट सेज अर्लियर माई कंडीशन वॉज लाइक अ हंटर, मेरी जो स्थिति थी एक हंटर के समान थी। चेजिंग हिज बिलव टू ट्रैप हर, अपनी प्रेमिका के पीछे मैं दौड़ रहा था, उनका पीछा कर रहा था ताकि मैं उन्हें ट्रैप कर सकूं, उन पे मैं डोरा डाल सकूं, उन पे मैं अपना वो क्या कर सकूं सर, अपना दाना डाल सकूं, अपने प्यार का इजहार कर सकूं। तो एक कहानी मैं इसी पे कहना चाहूँगा सर कि आप अगर जानते होंगे तो एक बोलता है क्या कि जंगल में एक शिकारी रहता है, और शिकारी रहता है और बोलता है अपने तोते को, समझाता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा लेकिन तुमको जाना नहीं है। तो तोता बेचारा करता क्या है कि तोता रट लेता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा लेकिन मुझे जाना नहीं है। इस तरीके से उसके माइंड में थीम बना हुआ है, शिकारी आएगा दाना डालेगा मैं जाऊंगा नहीं। तो इसी तरीके से प्रेमी लवर जो है, जो एडमंड स्पेंसर साहब अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ट्रैप कर रहे हैं उसे, मतलब अपने प्यार के जाल में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हु आफ्टर अ वेरी चेस एंड हैविंग अल्टीमेटली रियलाइज दैट द प्रे मतलब बिलव्ड हैज एस्केप्ड अवे, बहुत दूर दूर तक जाने के बाद, बहुत लंबे समय तक जाने के बाद उन्हें पता यह चलता है कि उनकी प्रेमिका जो है हैज एस्केप्ड अवे मतलब भाग चुकी है। सिट्स डाउन टू रेस्ट इन सम सैडी प्लेस, पोएट जो हैं कहीं रुकते हैं, रुकने के बाद कहीं सैडी जगह पे, सैडी जगह मतलब कि छायादार जगह पे रुकते हैं, और रुककर विथआउट ट्राई टू पेंटिंग, और वहाँ आकर आराम करते हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग परसुइट व्हेन आई वाज ट्राइड एंड हैड गिवन अप और फॉरसोकन द गेम, और पता यह चलता है कि आई सॉ अ जेंटल डियर, अपने बिलव्ड को मैंने देखा, रिटर्न द सेम वे टू क्वेंच हर ट्रस्ट एज द नेक्स्ट ब्रूक, और उधर से मेरी प्रेमिका जो है जब मैं दौड़े दौड़े उनके पास, जब उनका मैं पीछा कर रहा था तो वह भग रही थी, लेकिन जब मैंने पीछा करना छोड़ दिया अर्थात उनसे उनके पास जाना छोड़ दिया, तो आई सॉ द जेंटल डियर, मैंने देखा कि
वह एक बिलव्ड जो मेरी प्रेमिका है, जो मुझसे प्यार करती है, जो मुझसे मोहब्बत करती हैं, रिटर्न द सेम वे, मेरे ही तरफ से, मेरे ही लिए वह आ रही हैं, टू क्वेंच हर ट्रस्ट एट द सेम ब्रूक देयर्स सी लुक्ड एट मी विथ जेंटल लुक्स, वहाँ से रुक कर मुझे देखती हैं, सी नॉट फ्लाई अवे, और वहाँ से दूर नहीं जाती है, वहाँ से भगती नहीं है, बट रिमेन देयर विदाउट एनी फियर टिल आई कॉट होल्ड टू हर एंड फर्मली टाइड हर विथ हर ओन गुडविल, और वह तब तक वहाँ पे रुकी हुई हैं जब तक कि मैं उन्हें उनके लिए अर्थात उनको अपने आगोश में न ले लूँ और उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत न जगा लूँ, इस तरीके से तब तक वह रुकी हुई हैं। बट रिमेन देयर विदाउट एनी फियर, और वहाँ तक रुकी हुई हैं, till I caught hold to her and firmly tied her with her own goodwill, और तब तक रुकी हुई हैं जब तक कि मैं जाकर उन्हें टाइडली हग न कर लूँ, अपने आगोश में न ले लूँ। इट सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज टू मी, यह मेरे लिए बहुत अजनबी दिखता है, दैट सो वाइल्ड अ बीस्ट वॉज वॉन ओवर बाई मी सो इजिली, और इस तरीके से मेरी जीत हो जाती है। मेरी प्रेमिका जो पहले मुझसे दूर जा रही थी, अब दूर जाने के बाद दूर नहीं जा रही हैं, मेरे पास आ गई हैं। परहैप्स सी वॉज बिग्विल्ड बाई हर ओन विल, शायद इस बार जो आई है वह उनकी अपनी डिजायर है, उनकी अपनी चाहत है, इस बार जो आई हैं तो दूर नहीं जाएंगी। एनालिसिस में कह रहा है कि सर द लवर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू हंसमैन, जो पोएट है अपने आप को कंपेयर हंसमैन अर्थात शिकारी से करते हैं, हु हैज बीन इन परसुइट ऑफ हिज प्रे, अपने लेडी लव के लिए, बट दिस चेस हैज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हिम, लेकिन वह जो अपनी पत्नी का पीछा करते हैं, पत्नी रूपी प्रेमिका का पीछा करते हैं, बिकॉज हिज गेम हैज एस्केप्ड, और इस तरीके से उनकी पत्नी जो है प्रेमिका जो है भग जाती हैं, दज हिज चेस और हंट, इस तरीके से उनकी जो चेस है पीछे करने की है, हैज बीन वेन, और वह बेकार चला जाता है। एक्सरसाइज ही डिस्क्राइब द चेस एज हैवी चेस यूजिंग अ ट्रांसफर्ड इपिटेल, इस तरीके से सर ये पोएम आपने देखा, और एडमंड स्पेंसर साहब किस तरीके से इस सोनेट में एक्सप्लेन कर रहे थे। 14 लाइन का पोएम था सर, हमने इसको डिस्कस किया, लाइन बाय लाइन भी डिस्कस किया गया, समरी भी बता दिया गया, और समरी के बाद आपने देखा कि किस तरीके से ये सारा का सारा खेल चल रहा था। और इस पोएम में अब आगे वाली जो समरी होगी, आगे वाला जो सेक्शन होगा सर, उसको हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ये मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट रहा, और पोएट्री सेक्शंस को हम लोग आधा कंप्लीट कर चुके हैं, और एक दिन में पूरा का पूरा पोएट्री, कल मैं चाहूँगा तो 4 से 5 पोएट्री बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग स्टोरी पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।